आज की हमारी चर्चा शिक्षा की उस बुनियाद पर ही सवाल खड़ा करती है जिसे हम सब सच मानकर चलते हैं। जरा सोचिए, अगर सीखना सिखाने का नतीजा ना हो बल्कि हमारे दिमाग के अंदर होने वाली एक जैविक, एक फिजिकल प्रक्रिया हो तो? ये वो सवाल है जो हमें स्कूलों, किताबों और शिक्षकों के बारे में हमारी पूरी समझ को, आप कह सकती हैं, उलट-पुलट करने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि हम दशकों से सीखने की प्रक्रिया को शायद गलत सिरे से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी क्रांतिकारी विचार को समझने के लिए आज हमारे पास शिव नारायण का एक लेख है, ज्ञानपीठ आर्किटेक्चर, मस्तिष्क वास्तव में कैसे सीखता है, इसका नया विज्ञान। ये तक्षशिला रिसर्च पेज पर प्रकाशित हुआ है। हाँ, और आज हमारी इस गहरी पड़ताल का मिशन इस आर्किटेक्चर की परतों को खोलना है और ये समझना है कि ये पेडागॉजी यानी पढ़ाने का शास्त्र को लर्नोग्राफी यानी सीखने की कला से बदलने का इतना बड़ा दावा कैसे करता है। और ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। ये दावा करता है कि शिक्षा का जो केंद्र है वो पढ़ाने वाले से हटकर सीखने वाले दिमाग पर आ जाना चाहिए। अच्छा। हम ये पूछना बंद कर देते हैं कि टीचर ने क्या पढ़ाया और ये पूछना शुरू करते हैं कि स्टूडेंट के दिमाग ने ज्ञान को कैसे बनाया। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। चलिए इसी बदलाव की गहराई में उतरते हैं। लेख की शुरुआत ही इस विस्फोटक विचार से होती है कि पारंपरिक शिक्षा इस गलत धारणा पर बनी है कि कोई सिखाएगा तभी कोई सीखेगा। लेकिन न्यूरोसाइंस कहता है कि दिमाग इस तरह काम ही नहीं करता। एकदम सही। देखिए, लेख का जो मूल आधार है वो यही है कि सीखना कोई बौद्धिक कसरत नहीं बल्कि एक जैविक और मोटर प्रक्रिया है। मोटर प्रक्रिया जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं। पढ़कर नहीं बल्कि शरीर और दिमाग के तालमेल से। ज्ञानपीठ आर्किटेक्चर इसी सिद्धांत पर बना है। ये कहता है कि ज्ञान का असली स्रोत शिक्षक नहीं बल्कि ज्ञान का आधार या नॉलेज बेस खुद है और सीखने वाले का दिमाग उसे सीधे प्रोसेस करता है। ये सुनने में बहुत बहुत रैडिकल लगता है। तो फिर ये लर्नोग्राफी असल में काम कैसे करती है? लेख में बुक टू ब्रेन लर्नोग्राफी जैसी कोई बात कही गई है। हाँ। इसका क्या मतलब हुआ? क्या किताब सीधे दिमाग से बात करती है? एक तरह से हाँ। आकर्षक बात यही है कि ये सिर्फ पढ़ना नहीं है, ये एक सक्रिय ज्ञान हस्तांतरण है। ज्ञान हस्तांतरण? हाँ। यहाँ खास तौर पर डिजाइन की गई किताबें होती हैं जिन्हें ट्रांसफर बुक्स या ब्रेन पेज बुक्स कहा गया है। ये अपनी किताबें नहीं है। अच्छा। इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वे सीधे हमारे मस्तिष्क के उन सर्किट्स के साथ इंटरैक्ट करती हैं जो आदतें बनाते। हाँ बिल्कुल, जो आदतें बनाते हैं और पैटर्न सीखते हैं। एक मिनट, मुझे ये ठीक से समझना है। तो ये किताब सिर्फ जानकारी नहीं दे रही बल्कि एक टूल की तरह काम कर रही है जो दिमाग को एक खास तरीके से सोचने और सीखने के लिए ट्रेन कर रहा है। बिल्कुल, इसीलिए सीखना यहाँ पैसिव नहीं बल्कि एक एक्टिव मोटर प्रक्रिया है। इसमें दिमाग के कई हिस्से जैसे सेरेबेलम और बेसल गैंग्लिया शामिल होते हैं। ये तो वही हिस्से हैं जो फिजिकल एक्टिविटी कंट्रोल करते हैं ना? हाँ, ये वही हिस्से हैं जो हमें चलने, साइकिल चलाने या कोई वाद्य यंत्र बजाने में मदद करते हैं। तो ज्ञान एक व्यवस्थित तरीके से बहता है जिसे लेख में 3 चरणों में बताया गया है: सोर्स पेज, ब्रेन पेज और फिर जाइक पेज तक। सोर्स पेज, ब्रेन पेज, जाइक पेज, ये नए शब्द हैं। क्या आप इसे किसी आसान उदाहरण से समझा सकती हैं? ये सुनने में बहुत तकनीकी लगते हैं। जरूर, इसे एक शेफ के उदाहरण से समझते हैं। सोर्स पेज आपकी रेसिपी की किताब है जहां सारी जानकारी लिखी है। ठीक है। ब्रेन पेज वो है जब आपने रेसिपी को सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि उसे समझकर अपने दिमाग में उसकी एक तस्वीर, एक प्रक्रिया बना ली है। आपको पता है कि कौन सी चीज कब और कैसे डालनी है। मतलब वो दिमाग में बैठ गई है पूरी तरह। हाँ, और जाइद पेज वो अवस्था है जब आप इतने माहिर हो गए कि आपको किताब की जरूरत ही नहीं। आप अपनी रचनात्मकता से उस डिश को और भी बेहतर बना सकते हैं, उसमें नए बदलाव कर सकते हैं। वाह, ये सादृश्य इसे एकदम साफ कर देता है। तो ये जानकारी से समझ और समझ से महारत तक का सफर है। बिल्कुल। तो यह सिस्टम सिर्फ रटने पर नहीं बल्कि महारत हासिल करने पर केंद्रित है। लेकिन इस तरह की गहरी लर्निंग के लिए क्लासरूम का माहौल कैसा होना चाहिए? लेख में एक बहुत ही आकर्षक नाम है, हैप्पीनेस क्लासरूम। हाँ, और ये नाम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। हैप्पीनेस क्लासरूम, जिसे ब्रेन पेज क्लासरूम भी कहते हैं, इस आर्किटेक्चर की बुनियादी इकाई है। इसे एक बड़े शोरगुल वाले क्लासरूम की तरह मत सोचिए।
इसकी कल्पना 7 छोटे-छोटे स्कूलों के एक समूह के रूप में कीजिए जो एक साथ काम कर रहे हैं। 7 स्कूल एक साथ? हाँ, और हर छोटे स्कूल में सिर्फ 7 सीखने वाले होते हैं। तो 40-50 बच्चों की क्लास की जगह 7-7 के छोटे ग्रुप्स। लेकिन इसे हैप्पीनेस क्लासरूम क्यों कहते हैं? क्या सिर्फ छोटे ग्रुप में काम करने से बच्चे खुश हो जाते हैं या इसके पीछे कोई और गहरा मनोविज्ञान है? इसके पीछे एक गहरा मनोविज्ञान है। खुशी यहाँ असल में सीखने की प्रक्रिया का एक बाई प्रोडक्ट है। ये सीखने वाले पहले से प्री ट्रेन्ड होते हैं। प्री ट्रेन्ड यानी उन्हें सीखने का ये नया तरीका सिखाया गया होता है। वे एक दूसरे के लिए छोटे शिक्षक और मॉडल लर्नर का काम करते हैं। इससे प्रतिस्पर्धा की भावना खत्म हो जाती है और सहयोग की भावना पैदा होती है। अच्छा। लेकिन सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात यह है कि ये प्रणाली पारंपरिक टॉकिंग क्लासरूम यानी बोलने वाली कक्षाओं को पूरी तरह खत्म कर देती है। मतलब क्लास में पूरी तरह खामोशी, टीचर कुछ बोलेगा ही नहीं। ये तो हमारी शिक्षा की धारणा के बिल्कुल विपरीत है। हाँ, तो फिर बच्चे सीखेंगे कैसे? यहीं पर जीरो टीचिंग क्लासरूम का कॉन्सेप्ट आता है। ये क्लासरूम मौन बातचीत, विजुअल स्पेस और मोटर एंगेजमेंट से चलते हैं। मौन बातचीत? हाँ, सोचिए एक ऐसा क्लासरूम जहाँ कोई लेक्चर नहीं हो रहा, बल्कि हर कोई अपने काम में डूबा हुआ है। वे इशारों से, विजुअल से और करके सीख रहे हैं। शोर की जगह फोकस होता है। जब दिमाग पर लगातार आवाजों का बोझ नहीं पड़ता, तो वो जानकारी को ज्यादा गहराई से प्रोसेस कर पाता है। लेख के अनुसार इसी माहौल में मस्तिष्क के जीनियस क्षेत्र सक्रिय होते हैं। जीरो टीचिंग, जीनियस क्षेत्र, ये सब सुनने में थोड़ा कह सकते हैं विज्ञान कथा जैसा लगता है। क्या लेख इसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक सिद्धांत भी बताता है? हाँ बिल्कुल। जैसे ये दिमागी रियाज कैसे काम करता है? इसमें लॉज ऑफ लर्नर डायनामिक्स जैसी कुछ भारी भरकम बातें भी हैं। हाँ, और इसे समझना जरूरी है ताकि ये जादू ना लगे। उन भारी भरकम शब्दों को भूल जाइए। इसे ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग किसी भी नई जानकारी को पक्का करने के लिए उसे मन ही मन दोहराता है, ठीक वैसे ही जैसे हम कोई नया गाना गुनगुनाकर याद करते हैं। ओके। ये नियम बस उसी दिमागी रियाज के पीछे का विज्ञान समझाते हैं। वे बताते हैं कि कैसे कोई कच्ची जानकारी दिमाग के अंदर बार बार दोहराए जाने से, अभ्यास से एक स्थायी और पक्के ज्ञान में बदल जाती है। तो ये आर्किटेक्चर असल में दिमाग के काम करने के नेचुरल तरीके की नकला कर रहा है, ना कि उस पर कोई बाहरी तरीका थोप रहा है। बिल्कुल। सीखना यहाँ शिक्षक द्वारा दी जाने वाली कोई चीज नहीं है, बल्कि दिमाग के अंदर खुद ब खुद संगठित होने वाली एक घटना बन जाता है। अच्छा। और जब ऐसा होता है तो जायड ब्रेन, जायड स्ट्रीम जैसी उच्च स्तरीय अवस्थाएं आती हैं, जहां अंतर्ज्ञान मतलब इंट्यूशन और रचनात्मकता अपने आप उभरती हैं। यहाँ तक कि डार्क नॉलेज भी सामने आता है। डार्क नॉलेज ये क्या है? डार्क नॉलेज वो ज्ञान है जो हमारे पास होता है, पर हमें पता नहीं होता कि हमारे पास है, जब तक कि उसकी जरूरत ना पड़े। यह हमारी गहरी समझ और अनुभव से आता है। पारंपरिक शिक्षा अक्सर इसे नजरअंदाज कर देती है, लेकिन ये आर्किटेक्चर इसे सतह पर लाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो ये सिर्फ एक दर्शन या फिलॉसफी नहीं है, इसके पीछे एक पूरी इंजीनियरिंग है। लेख में नॉलेज ट्रांसफर इंजीनियरिंग का भी जिक्र है। ये कैसे काम करती है? हाँ, और यही इसे सिर्फ एक अच्छे विचार से ज्यादा बनाता है। इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है ज्ञान हस्तांतरण के 7 आयाम। इसे आप एक ब्लूप्रिंट की तरह समझ सकते हैं। एक ब्लूप्रिंट? हाँ, ये बताता है कि किसी भी जानकारी को कैसे तोड़ा जाए और फिर से कैसे संरचित किया जाए, ताकि दिमाग उसे आसानी से और बिना किसी कंफ्यूजन के अपना सके। तो क्या ये आयाम एक तरह की चेकलिस्ट है? चेकलिस्ट से ज्यादा ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इसे लेगो के उदाहरण से समझिए। एक सफल मॉडल बनाने के लिए आपको सिर्फ ईंटों का ढेर नहीं चाहिए, आपको सही आकार और प्रकार के ब्लॉक्स चाहिए जो एक दूसरे में फिट हो सके। सही बात है। इसी तरह ये आयाम कच्ची जानकारी को ऐसे ज्ञान मॉड्यूल में बदलते हैं जो दिमाग के लिए बने हैं। सीखने की इसी व्यवस्थित इंजीनियरिंग को नॉलेज ट्रांसफर इंजीनियरिंग कहा जाता है। ये सब सुनने में बहुत प्रभावशाली और सिद्धांतिक लगता है, लेकिन आज की दुनिया में जहां हर बच्चे के हाथ में स्क्रीन है और ध्यान भटकना एक महामारी बन चुका है, क्या ये सिस्टम व्यावहारिक रूप से काम कर सकता है? ये सबसे जरूरी सवाल है, और हाँ, लेख इसका सीधा जवाब देता है। ये आर्किटेक्चर आज की चुनौतियों जैसे कॉग्निटिव ब्लाइंडनेस या स्क्रीन टाइम की लत को नजरअंदाज नहीं करता। कॉग्निटिव ब्लाइंडनेस मतलब चीजों को देखकर भी न समझ पाना? हाँ, ये मोबाइल डायनेमिक्स और जाइड एनर्जी जैसे सिद्धांतों से इनका सामना करता है।
ये मानता है कि स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने से हमारे दिमाग और शरीर का तालमेल बिगड़ जाता है, जिसे ये मोटर संतुलन कहता है। और ये उसे ठीक कैसे करता है? क्या ये बच्चों से फोन छीन लेता है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये फोन छीनने के बजाय दिमाग को फिर से प्रशिक्षित करता है। अच्छा। शारीरिक गतिविधियों और मानसिक फोकस के बीच एक संतुलन बनाकर ये सीखने वालों को गहरी जैविक सीखने की क्रियाविधियों से फिर से जोड़ता है। साइलेंट इंट्यूशन का अभ्यास उन्हें अपने अंदर की आवाज सुनने में मदद करता है, जो बाहरी डिजिटल शोर में खो जाती है। ये रास्ता कैसा है? क्या इसमें भी कोई चरण है? हाँ, इसमें 3 मुख्य चरण हैं। पहले प्री ट्रेनिंग, जहाँ सीखने का तरीका सिखाया जाता है। फिर प्री ट्रेन्ड, जहाँ वे इस तरीके का अभ्यास करते हैं। और अंत में वे नॉलेज ट्रांसफॉर्मर बन जाते हैं। नॉलेज ट्रांसफॉर्मर? यह एक ऐसी यात्रा है जहाँ सीखने वाला सिर्फ जानकारी लेने वाले से ज्ञान बनाने वाला बन जाता है। लेकिन क्या इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य सिर्फ एक बेहतर नॉलेज ट्रांसफॉर्मर बनाना है, या एक बेहतर, अधिक जिज्ञासु इंसान बनाना भी है? कहीं इस इंजीनियरिंग में हम सीखने की खुशी और जिज्ञासा को तो नहीं खो देंगे? यह एक बहुत ही वैध चिंता है, लेकिन लेख के अनुसार लक्ष्य उससे कहीं बड़ा है। यह आर्किटेक्चर तक्षशिला मॉडल और ज्ञानपीठ अनुभव में समाप्त होता है। ओके। यहाँ सीखने वाले ब्रेन पेज विकास की ज्ञानपीठ अवस्था में पहुंचते हैं। यह सिर्फ एक कुशल ट्रांसफॉर्मर बनना नहीं है। ये ज्ञानपीठ अवस्था क्या है? क्या ये किसी तरह की समाधि की अवस्था है? नहीं, आप इसे मानसिक स्पष्टता की चरम अवस्था कह सकते हैं। ये निरंतर स्पष्टता, रचनात्मकता और उच्च स्तरीय सोच की स्थिति है। मतलब एक फ्लो स्टेट जैसा है? उससे भी ज्यादा। एक ऐसी मानसिक अवस्था जहां विचार साफ होते हैं, नए आइडिया आसानी से आते हैं और आप समस्याओं को एक अलग ही स्तर पर देख और हल कर सकते हैं। यह अवस्था सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। यही तक्षशिला रिसर्च ज्ञानपीठ की नींव बनती है, जो गणित, विज्ञान और यहां तक कि जैविक खेती जैसे व्यवहारिक क्षेत्रों में भी उन्नत अनुसंधान को संभव बनाती है। तो यह सिर्फ स्कूली शिक्षा को नहीं बदल रहा, बल्कि ये उच्च स्तरीय अनुसंधान और नवाचार की अगली पीढ़ी तैयार कर रहा है। बिल्कुल। लेख का सार यही है कि ये कोई शैक्षिक ढांचा नहीं है। ये एक जीवित, सांस लेता हुआ ज्ञान हस्तांतरण आर्किटेक्चर है। वाह! ये स्कूलों को ज्ञान के पारिस्थितिकी तंत्र में बदल देता है, किताबों को ट्रांसफर इंजन में और सीखने वालों को ज्ञान के निर्माता में। ये सीखने को दिमाग का एक स्वाभाविक कार्य बना देता है, जो न्यूरोसाइंस से चलता है, न कि किसी के निर्देशों से। तो कुल मिलाकर ये सीखने सिखाने की पूरी प्रक्रिया पर हमारा नजरिया ही बदल देता है। ये इस बात पर ध्यान नहीं देता कि क्या पढ़ाया गया, बल्कि इस पर ध्यान देता है कि दिमाग ने स्वाभाविक रूप से क्या सीखा। सही। स्कूल सिर्फ जानकारी देने की जगह नहीं, बल्कि ज्ञान बनाने की एक प्रयोगशाला बन जाता है। एकदम सही। और ये हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर सीखने की प्रक्रिया को शुरू से ही हमारे मस्तिष्क की जैविक और मोटर प्रक्रियाओं के साथ जोड़ दिया जाए, तो ये मानव रचनात्मकता, समस्या समाधान और अंतर्ज्ञान की उन गहराइयों को कैसे खोल सकता है जिन्हें पारंपरिक शिक्षा शायद कभी छू भी नहीं पाती। शायद हम सब अपने अंदर एक जीनियस लेकर घूम रहे हैं, बस उसे जगाने का सही तरीका नहीं जानते।